नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अंजलि, करीना, तारा, जेपी राज, उसके बाद गौरव, विश्वजीत, मोहित, आशिक, कोमल, भावना, जूही, देव कुमार, विपिन कुमार, भुवनेश्वर, अनुराग, आयुष, प्रगति, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, वही मैं आपको पढ़ा रही थी और उसी को लेकर प्यारे बच्चे मैं आगे की तरफ चलने वाली हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 2 आंग्ल मैसूर युद्ध क्लास में बता दिए थे। आज मैं प्यारे बच्चे आपको बताऊंगी, कल की क्लास नहीं मिल रही है क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मुझे आपकी क्लास ऑफ करानी पड़ी थी। ठीक है, तो कल की आपको क्लास नहीं मिल रही है, उसका रीजन है कि कल क्लास हुई ही नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ बेटा और देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था। दोनों को खत्म करते हुए फिर मैं सीधा पहुंचूंगी आपका मराठा साम्राज्य की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे मुझे पढ़ाना है। बच्चा कह रहा है कि इतने दिन आप कहाँ चली गई थी? बेटा फ्राइडे नाइट से आपकी क्लास जब मैंने फ्राइडे को ली है उस दिन से ही मेरी तबीयत खराब थी, बल्कि आपकी क्लास के टाइम भी तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी क्लास ली और उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी। आज आपकी क्लास में लूँगी अच्छे से, ठीक है, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपको कहाँ से पढ़ाने वाली हूँ तो आपको अच्छे से पता है कि मैम आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्यारे बच्चे आपका 1790 से 92 3 चरणों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसका कारण क्या था आपको बताऊंगी, थोड़ा सा लिखने का काम यहाँ पे मैं करने वाली हूं। तो 3 चरणों में लड़ा गया था, आखिर वो 3 चरण कौन कौन से थे, इसका क्या मतलब है, ये सब प्यारे बच्चे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले जब हम तीसरे आंग्ल मैसूर की बात करते हैं, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूं। और ये आपका हुआ था 1790 से लेकर 1792 के बीच में। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी और ये युद्ध क्यों हुआ था। ये प्यारे बच्चे आपके दिमाग में प्रश्न रहता है। अब तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है भाई। आप लोगों का जो प्यार है, आपका जो लगाव है, उससे हम ज्यादा दिन बीमार रह भी नहीं सकते, है ना, हमें आपकी तरफ खींच ही ले आता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहले हम बोलेंगे कि मैम इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था। तो रीजन था कि 1789 में, ध्यान से सुनिएगा, 1789 में क्या किया गया, ट्रावनकोर, ठीक है, ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान ने कब्जा कर लिया। ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने यहां पर अपना कंट्रोल कर लिया। ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया, ठीक है, ट्रावनकोर पर क्या कर दिया, आक्रमण मतलब अटैक किया। किसने किया? तो आप कहेंगे टीपू ने। अब प्यारे बच्चे यहां दिक्कत ये थी कि जो ट्रावनकोर का राजा था, ट्रावनकोर का राजा, किंग ऑफ ट्रावनकोर, ट्रावनकोर का राजा कौन था, ये अंग्रेजों का मित्र था, यानी अंग्रेजों से इसकी दोस्ती थी, अंग्रेजों का मित्र था, ये अंग्रेजों का मित्र था। यानी कि आप कह सकते हो कि मैम इसमें और अंग्रेजों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये अंग्रेजों का मित्र था। अब जैसे ही ये बात प्यारे बच्चे कॉर्नवालिस को पता चली तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा।
तो आप क्या लिखेंगे, डिक्लेयर ऑफ द वॉर अगेंस्ट ऑफ टीपू बाय द कॉर्नवालिस, ठीक है, ने घोषणा कर दी। तो यहां पे जब युद्ध की घोषणा हो गई प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले कॉर्नवालिस ने किसको भेजा, देखिएगा जरा यहां पर। अब कॉर्नवालिस ने जब युद्ध की घोषणा की तो पहले कॉर्नवालिस खुद नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया, 1790 में मीडोज ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। मैसूर राज्य पर आक्रमण किया, किसने भेजा था इसको, कॉर्नवालिस ने, ठीक है, मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन ये आक्रमण कैसा रहा, असफल रहा। कैसा रहा, असफल रहा। मतलब यहां पर मीडोज जो है जिसे कॉर्नवालिस ने भेजा था वो यहां पर असफल रहा, ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मीडोज ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया और ये कैसा रहा, ये प्यारे बच्चे असफल रहा। क्लियर है। अब जब ये असफल रहा तो फिर यहां पे कॉर्नवालिस ने सोचा कि भाई किसी से कुछ होने वाला नहीं है और अब कॉर्नवालिस खुद से जाएगा। तो अब क्या होगा, 1792 में कॉर्नवालिस ने 1792 में कॉर्नवालिस ने मैसूर राज्य पर मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। मैसूर राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर टीपू को काफी क्षति हुई। इस वक्त क्या हुआ, टीपू को काफी क्षति हुई, यानी यहां पर आपका जो है कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में क्या हो रहा है, आप कहोगे कि मैम कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में यहां पर युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, मैसूर राज्य पर अटैक किया। और जब मैसूर राज्य पर ये 1792 में अटैक किया गया है, पहले आप 1790 वाला लिखो, 1790 ही लिखो पहले, फिर 2 वाला भी बताऊंगी। तो 1790 में क्या किया, कॉर्नवालिस ने अटैक किया। किस पर किया, मैसूर राज्य पर। और यहां पे क्या हुआ, ये आक्रमण कुछ हद तक सफल हुआ। यहां पर टीपू की जो आपकी युद्ध है, युद्ध में अगर इस तरह से बात करें तो काफी नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद देखिएगा फिर 1792 में अब यहां पे कॉर्नवालिस ने क्या किया कि एक तो यहां पे कॉर्नवालिस तो था ही, कॉर्नवालिस ने अब अपने साथ में यहां पर निजाम को भी मिलाया और यहां पर मराठा को भी अपने साथ मिला लिया। फिर से एक बार इन दोनों को अपने साथ मिलाकर और किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, अब लड़ेंगे टीपू सुल्तान के अगेंस्ट 1792 में फिर से, ठीक है। यहां पे पहले मीरोज ने लड़ाई करी जो असफल था, कॉर्नवालिस ने लड़ाई करी लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं था, लेकिन काफी क्या हुआ कि काफी हद तक हम कह सकते हैं कि 1790 में मैसूर राज्य पर जो आक्रमण कॉर्नवालिस ने अकेले किया था वो यहां पे काफी हद तक सफल रहा था, ठीक है। आगे देखेगा फिर 1792 में कॉर्नवालिस, निजाम प्लस मराठा एक तरफ है और टीपू सुल्तान एक तरफ है। अब जब 1792 में हुआ है तो प्यारे बच्चे टीपू सुल्तान की हार हुई और इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार मान ली। और प्यारे बच्चे फिर यहीं पर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। फिर क्या होता है 1792 में प्यारे बच्चे, यहां पे जब इसने हार मान ली तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ट्रीटी हुई और ये कब हुई थी, 1792 में हुई थी। और इस 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या आखिर अंग्रेजों को दिया गया और क्या क्या टीपू को दिया गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, टीपू सुल्तान को सबसे पहले तो प्यारे बच्चे इस पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, 3 करोड़ का जुर्माना इस पर लगाया गया।
ठीक है, यानी इतना आपको फाइन देना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपए इससे मांगा गया और साथ साथ कहा गया कि 1.5 करोड़ रुपए, प्यारे बच्चे 1.5 करोड़ रुपए जो थे वो तो एट अ टाइम ले लिए और आपको 1.5 करोड़ रुपए क्या करने होंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करने होंगे। 1.5 करोड़ रुपए किस में देने होंगे, किश्तों में। किश्तों मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में आपको देने होंगे। इंस्टॉलमेंट इसमें आपको देने होंगे, किश्तों में देने पड़ेंगे इतने रुपए आपको। और जब तक आप ये पूरा 3 करोड़ रुपीस हमको नहीं दे देते, हम आपके 2 बेटों को क्या करेंगे, 2 बेटों को अपने पास रखेंगे। इसके 2 बेटों को प्यारे बच्चे अंग्रेजों द्वारा यहां पे क्या कर लिया गया था, आप कहोगे कि अपने पास बंधक बनाया गया था, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। किसके बेटों को, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब वो 2 बेटे कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, तो एक का नाम था अब्दुल, ठीक है, अब्दुल खालिक, ठीक है, अब्दुल खालिक। एक बेटा तो अब्दुल खालिक था और प्यारे बच्चे ये हो गया फर्स्ट नंबर। और एक आपका सेकंड बेटा कौन था, लिखिएगा मुइजुद्दीन, और दूसरा था मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन ये थे। साथ साथ एक बात ये हुई, दूसरी बात क्या किया गया, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य, अपना आधा राज्य यानी हाफ स्टेट, जिसे आप कह सकते हो 50%, आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। क्योंकि अंग्रेजों की जीत हुई है तो उन्होंने अपने हिसाब से संधि की है कि भाई हमें आधा राज्य तुम्हें देना पड़ेगा, 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 1.5 करोड़ एट अ टाइम लिए और 1.5 करोड़ कहा किश्तों में दो, और जब तक तुम ये नहीं दोगे तब तक तुम्हारे 2 बेटों को हम अपने पास बंदी बनाकर रखेंगे। ये किसमें कहा गया था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा गया था। और 3 चरणों में ये लड़ा गया था, जिसमें 1790 फिर 1792 में फाइनली यहां पर हुआ था। अब देखिएगा यहां पर आपका जो इंग्लिश में लिखा, जैसे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस, पराजित हुआ यहां पर, गॉट डिफीटेड आपका टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 कर देंगे इसको, 1792, ठीक है, यानी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें आपका क्या किया गया था ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो 50% जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका स्टेट का दे दिया गया था, उसके राज्य का, और 3 करोड़ रुपए का उस पर फाइन यानी कि जुर्माना लगाया गया था। और फिर हम पढ़ेंगे आपके यहां पे पढ़ने के बाद एक बार मैं इसको यहां रिवाइज करा देती हूं। प्यारे बच्चे, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें युद्ध का कारण था कि टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया था। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का दोस्त था। अंग्रेजों को यह बात पता चली तो कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे जब घोषणा करी तो सबसे पहले मीडोज को भेजा गया। मीडोज ने आक्रमण किया बेटा, लेकिन मीडोज का जो आक्रमण था वो असफल आक्रमण था। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका 1790 में फिर जब असफल हुआ मीडोज तो कॉर्नवालिस ने खुद अटैक किया और टीपू सुल्तान को काफी हद तक यहां पे एक तरीके से क्षति पहुंचाई, लेकिन पूरी तरीके से कब उसे हराया, जब 1792 में कॉर्नवालिस और आप कह सकते हो निजाम और मराठा एक साथ आए और फिर टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़े तो फिर यहां पर टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। फिर यहां पे प्यारे बच्चे आगे क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें क्या कहा, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई आपको 3 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी इतना आपको फाइन देना होगा, क्योंकि इतना खर्चा हमारा इस युद्ध के अंदर हो चुका है,
जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए एट अ टाइम लिए गए थे और 1.5 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट्स में पे करने थे। जब तक ये पे नहीं किए जाएंगे तो टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। किसके द्वारा बनाया गया, बंधक बना लिया गया, तो कहेंगे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बंधक बनाया गया था। ठीक है, और वो कौन कौन से बेटे थे, कौन कौन से, तो आप कहेंगे अब्दुल खालिक और आप कहेंगे यहां पर मुइजुद्दीन। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को इस संधि के तहत देना पड़ा था। ठीक है, अब आप पहले ये वाली स्लाइड लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की स्लाइड लिख लीजिए। ठीक है मैम, आपने जहांगीर शाह को बहादुर शाह, चलिए पहले लिख लीजिए फटाफट, इसको यहां देखते हैं फिर आगे क्या होगा। बेटा जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहादर शाह सही है, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को सुमित, आप चेक कर सकते हैं, जहादर शाह सही है, लंपट मूर्ख जहादर शाह को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, आगे फिर हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया है, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे, जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो अब लास्ट हम देखेंगे फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखेंगे। ठीक है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में आपका होगा, और 1799 में जब ये युद्ध होगा तो किस किस के बीच होगा, तो मैम शेर ए मैसूर, जो किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेस्ली, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी, यानी आप कहेंगे कि 1799 का जो वॉर हुआ, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, यानी 1799 में क्या हो गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की क्या हुई है, मृत्यु हो गई। और कौन लड़ रहा था अगेंस्ट में, तो प्यारे बच्चे वेलेस्ली लड़ रहा था। टीपू सुल्तान ने कभी भी, आप कह सकते हो कि यहां पे आप लिख सकते हो कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों का टीपू कट्टर दुश्मन था, मतलब बहुत ही रिजिड, मतलब इस कट्टर दुश्मन था। ठीक है, कट्टर दुश्मन था। तो यहां पे टीपू सुल्तान ने कभी भी इतनी तरीके, अपना युद्ध हारने के बाद भी, आधा राज्य गंवाने के बाद भी अंग्रेजों के सामने कभी अपने आप को झुकाया नहीं था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किसमें हुई, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी आपके मैसूर राज्य की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने प्रोटेक्ट करा, प्रोटेक्ट करते करते ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1799 का जो आपका युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे टीपू सुल्तान जी का जन्म 1750 में हुआ था। ये जैकोबिन क्लब की सदस्यता, जैकोबिन क्लब किसका था, तो फ्रांसीसियों का क्लब था। ठीक है, फ्रांसीसियों का क्लब था। बेटा इन्होंने फ्रांसीसियों से रिलेशंस को डेवलप किया था, यह भी अंग्रेजों की चिढ़ का एक कारण था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को अपना दुश्मन मानते थे। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और इसको लगाकर क्या कहा, इसको लगाकर ये कहा कि मैं अंग्रेजों की अधीनता को कभी स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। दुनिया का पहला मिसाइल मैन, इसी को कहा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट मिसाइल मैन, और इसी को कहा जाता है शेर ए मैसूर। तो ये था आपका टीपू सुल्तान। ठीक है, ये था आपका टीपू सुल्तान। बच्चा कह रहा है चौथे युद्ध का कारण नहीं बताया मैम आपने। तो प्यारे बच्चे, चौथे युद्ध का कारण यह था कि टीपू सुल्तान हार चुका था तीसरे युद्ध में, लेकिन उसके बाद भी टीपू सुल्तान हार नहीं मान रहा था। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि बाहर से उसने जो है सेना का गठन करना शुरू किया, बाहर से मदद मांगनी शुरू करी, और ये सारी चीजें कौन देख रहा था, वेलेस्ली देख रहा था। और वेलेस्ली अच्छे से समझ रहा था कि टीपू सुल्तान प्लानिंग
प्लॉटिंग कर रहा है हमारे विरुद्ध। और वेलेस्ली को यह बात पसंद नहीं आई और वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और 1799 में टीपू सुल्तान मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था इस युद्ध के लिए पूरी तरीके से, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और युद्ध में भाग लिया, लेकिन वेलेस्ली ने उसको हरा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। तो ये था आपका टीपू सुल्तान। और अब हम पढ़ेंगे आपका मराठा साम्राज्य। आज हम देखेंगे कि भाई मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसके लिए आप मुझे बार बार कमेंट्स करते हो कि मैं मराठा साम्राज्य कब होगा। और मैंने कहा था बेटा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगी। तो प्यारे बच्चे आज हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य किसे कहा जाता है सुभाष जी, पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी बेटा। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो पीडीएफ में नहीं लिखी होती है, उसे मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी सुभाष स्वामी जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर मराठा साम्राज्य की मैं आपसे बात कर रही हूं और मराठा साम्राज्य का उदय कैसे होता है, आखिर मराठा जो हैं वो कहां से थे, किसके वंशज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, ये सब प्यारे बच्चे मैं आपको आज बताऊंगी। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये आपके कौन थे, तो सबसे पहले ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। तो किस वंश के थे, तो आप कहोगे सिसोदिया वंश थे। एक बार सिसोदिया ठीक से लिखना, सिसोदिया वंश से थे। ठीक है, सिसोदिया वंश से थे। तो ही बिलोंग टू द सिसोदिया डायनेस्टी, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब ये सिसोदिया वंश के थे और इनके अगर हम बात करें तो एक नाम देखो, सुजान सिंह या सज्जन सिंह। ठीक है, सुजान सिंह कहें या सज्जन सिंह कहें। अब ये कौन थे और मराठा आखिर कहां से आए थे, तो प्यारे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ा है आपने मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मैम चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़ कहां पड़ता है बेटा, जल्दी से बताना। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था ये आप बताएंगे। कहां पे अटैक किया था, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूं, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में आया था। कैसे आपका मराठा जो लोग, ये सज्जन सिंह या सुजान सिंह जो एक व्यक्ति हैं, ये पहले राजस्थान के अंदर रहा करते थे। कहां पर रहते थे, राजस्थान में रहते थे। लेकिन राजस्थान से ये महाराष्ट्र क्यों आए थे, आखिर इन्हें महाराष्ट्र आने की क्या जरूरत थी, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो वो राणा रतन सिंह जी के खिलाफ किया था। राणा रतन सिंह जी जिनकी नानी का नाम था रानी पद्मिनी या पद्मावती, और ये आक्रमण इसने किया था 1303 ईस्वी में। क्या कुछ ऐसा ही हुआ था बेटा, क्या कुछ ऐसा ही मैंने आपको पढ़ाया है? जी हाँ, 1303 में राजस्थान में हम कह सकते हैं कि इसने आक्रमण किया था, जिसका नाम है, आप कहोगे जिसका नाम है मैम अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में अभियान किया राजस्थान में राणा रतन सिंह जी के खिलाफ, तो आप कहोगे कि इसी दौरान इसने कई आपके यहां पर राजस्थान में अटैक किए, और तब वहां पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुजान सिंह या सज्जन सिंह। सुजान सिंह या सज्जन सिंह प्यारे बच्चे, और ये कहां आ गए, तो फिर ये आपके महाराष्ट्र में आ गए। कहां पर आ गए, आप कहोगे कि मैम ये राजस्थान से महाराष्ट्र आ गए थे। किसके कारण, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के कारण। अब सुजान सिंह जी के जो बेटे हैं इनका नाम है मालोजी। ठीक है, मालोजी इनका नाम है, और इनके जो बेटे हैं मालोजी के बेटे, इनका नाम है शाहजी भोसले। इनका नाम क्या है, शाहजी भोसले। बेटा एक एक चीज को अच्छे से समझ लो। सुजान सिंह या सज्जन सिंह एक व्यक्ति जो कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर अभियान के दौरान
वहां से राजस्थान से महाराष्ट्र की तरफ आए और फिर इन्हीं के जो वंशज हुए वो यहाँ पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं। सुजान सिंह या सज्जन सिंह के बेटे का नाम है मालोजी और मालोजी के बेटे का नाम है शाहजी भोसले। प्यारे बच्चे, शाहजी भोसले कौन है? तो शाहजी भोसले आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन है? आपके पिताजी हैं। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं और आपके जो शाहजी भोसले हैं इनके पिताजी मालोजी हैं। तो ये इनके पिताजी हुए, तो फिर ये इनके कौन हुए? दादाजी। और ये कौन हुए? परदादाजी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि इनके दादाजी का नाम मालोजी था, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। और शाहजी भोसले की प्यारे बच्चे, जो ये शाहजी भोसले हैं, इनकी 2 पत्नियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें से एक का नाम जीजाबाई है और एक का नाम तुकाबाई है। एक का नाम क्या है? जीजाबाई और एक का नाम है तुकाबाई। ये किसकी पत्नियां हैं? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मैम जो पिताजी हैं शाहजी भोसले, उनकी 2 पत्नियां हैं, जीजाबाई और कहेंगे तुकाबाई। ध्यान से सुनिएगा रिलेशंस। सुजान सिंह उनके बेटे हैं मालोजी, मालोजी के बेटे हैं शाहजी भोसले और शाहजी भोसले के बेटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मां है उनका नाम है जीजाबाई और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। ठीक है, कौन सी पत्नी है? तो जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की शाहजी भोसले जी की पहली पत्नी और आप कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की माता है। तो शिवाजी की कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब बेटा शिवाजी की उम्र 10 वर्ष की थी, छत्रपति शिवाजी कितने साल के थे? जब ये 10 वर्ष के थे तो इनकी माता को आपके शाहजी भोसले ने त्याग दिया था और तुकाबाई से शादी कर ली थी। किससे शादी की थी? तुकाबाई से शादी कर ली थी। और तुकाबाई जी से यहाँ पे एकोजी राजे नाम के एक पुत्र यहाँ पर पैदा हुए। यानी एकोजी राजे कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, स्टेप ब्रदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एकोजी राजे। क्योंकि तुकाबाई से शादी किसने की थी? इनके पिताजी ने। जब शिवाजी की आयु 10 वर्ष की थी, शिवाजी महाराज जी को पुणे भेज दिया गया था और पुणे में जब उन्हें भेजा गया तो उसी समय पर शाहजी भोसले ने जीजाबाई का परित्याग मतलब उनको छोड़ दिया और तुकाबाई से शादी कर ली थी। ठीक है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनकी जो माता है, इन पर, इनके जीवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि बेटे जो पिताजी है शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले ने जब तुकाबाई जी से शादी करी तो तुकाबाई जी से शादी करने के बाद ये कहां चले गए थे? बीजापुर में चले गए थे। बीजापुर में कहां? बीजापुर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बीजापुर कर्नाटक में ये कहां गए थे? तो आदिल शाह के दरबार में चले गए थे। आदिल शाह के दरबार में गए थे। आदिल शाह के दरबार में चले गए। कौन चले गए? तो आप कहेंगे कि मैम शाहजी भोसले। तो प्यारे बच्चे, जब भाई यहां पे माता जी को छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर किस पे, उनके जीवन पर किसका प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ माता का, क्योंकि पिताजी तो छोड़कर चले गए। तो आपके जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनकी माता जीजाबाई और इनके एक आपके संरक्षक होंगे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के, जिनका नाम होगा दादाजी कोंडदेव। तो बच्चे ये सोचते हैं कि दादाजी कोंडदेव शायद शिवाजी के दादाजी थे। नहीं, दादाजी तो मालोजी थे, उनका नाम है दादाजी कोंडदेव। तो शिवाजी महाराज के जीवन पर 3 लोगों का प्रभाव देखा जाता है, इनकी माता का, इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव का
और इनके एक गुरु है रामदास जी। इन तीनों के जीवन का जो प्रभाव है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पिताजी छोड़कर चले गए थे तो माता ने ही पालन पोषण किया था और माता का प्रभाव पड़ा। संरक्षक दादाजी कौंडदेव इनके पिताजी के दोस्त थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को घुड़सवारी और तलवार की क्या किया था। तो आप कहोगे मैम रिलेशन क्लियर लिख दो, रिलेशन क्लियर लिख दो, रिलेशन क्लियर ही तो लिखे हैं। चलिए मैं एक प्लेन स्लाइड पे आपको लिखकर बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब आप ही मुझे आंसर करो, सबसे पहले बताओ कि भाई इनके दादाजी कौन है, ठीक है, उससे पहले बताओ इनके पिताजी कौन है, ठीक है, और मुझे बताओ कि भाई इनकी माता कौन है, फिर आप मुझे बताओ कि शाहजी भोसले जो इनके पिताजी हैं उनकी कितनी पत्नियां हैं, ठीक है, इनकी वाइफ, इनकी पत्नियों के नाम बताइए। रिलेशन आप ही क्लियर करेंगे अब मुझे, ठीक है, पत्नियों के नाम आपको बताने हैं। फिर प्यारे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक कौन है, ठीक है, इनके गुरु कौन है, और प्यारे बच्चे इनकी माता कौन है। चलो आप ही बताओ मुझे, अब आप ही मुझे बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, अब आप मुझे बताएंगे। मैम ये सुजान या सज्जन क्या है, सुजान सिंह या सज्जन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान से कहां पर आ गए थे, महाराष्ट्र के अंदर, और उन्हीं के बेटे मालोजी जो कि इनके दादाजी हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे जल्दी से आंसर कीजिए। पहले तो इनके पिताजी का नाम, तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा, फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जल्दी से बताइए। देखिए बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया मैम, पिताजी हैं शाहजी भोसले। कौन है, शाहजी भोसले हैं। उसके बाद दादाजी की हम बात करेंगे तो मैम मालोजी हैं, मालोजी हैं। इनकी माता का नाम अगर हम बात करेंगे तो जीजाबाई है, ठीक है। इनके अगर संरक्षक का बात करेंगे तो दादाजी कौंडदेव हैं, जो कि इनके पिता के मित्र थे, दादाजी कौंडदेव हैं। उसके बाद इनके गुरु प्यारे बच्चे रामदास जी हैं, और ये कैसे गुरु थे, तो आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर थे बेटा, स्पिरिचुअल टीचर। अब इनके पिताजी ने 2 शादी की थी, एक इनकी माता जीजाबाई से की थी, ठीक है, और जीजाबाई से जो पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर इनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम तुकाबाई था, और तुकाबाई से इनको जो पुत्र प्राप्त हुए थे वो थे एकोजी राजे, एकोजी राजे थे, ठीक है। और यहाँ पे तुकाबाई से शादी करने के बाद ये कहाँ चले गए, आदिल शाह के यहाँ, आदिल शाह के दरबार में जाकर काम करने लगे। यानी कि पुत्र का जो प्रभाव, मतलब पिता का जो पुत्र पर प्रभाव होता है वो इनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो तो तुकाबाई के साथ चले गए थे, तुकाबाई को अपना लिया था उन्होंने। तो ये पूरा रिलेशन था बेटा। इसके अलावा मैंने अभी आपको कुछ बताया ही नहीं है, अभी केवल इतना ही समझाया है, इसके अलावा मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है आपको। मैम मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, मैम मेरे समझ में नहीं आया। सुभाष कुमार जी, मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से स्थापित करने का श्रेय जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज को। ये सब तो शिवाजी महाराज के शिवाजी महाराज के पूर्वज हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ही प्यारे बच्चे असल रूप में मराठा साम्राज्य को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सुभाष कुमार जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुकी हूं, तो इसलिए अब इतना कॉपी पेस्ट मत करिए। अब आपको यहां पता चल गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की थोड़ी सी आगे क्या लिखा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि इनका जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चे इनके जन्म को लेकर 2 डेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि दोनों ही आपकी मान्य है, मतलब दोनों को ही वैलिड डेट माना जाता है। जिसमें एक डेट आपको देखने के लिए मिलेगी 20 अप्रैल 1627,
ठीक है, और एक डेट आपको देखने के लिए मिलेगी 19 फरवरी 1630। मैम कौन सी है? तो बेटा दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही मान्य हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। एग्जामिनर अगर आपसे इनका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो दोनों में से कोई एक डेट आपके पास होगी, 1627 या फिर 1630 बेटा, एक होगी यहां पर। ठीक है, आदिल शाह के दरबार में कौन गया था प्रतिमा जी? तो उनके पिताजी गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले। वो वहां पर वाणिज्यिक विभाग में काम करते थे, वाणिज्यिक भाग यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को संभालते थे। लिखा हुआ है प्रतिमा शर्मा, देखिए जरा यहां पर क्या लिखा है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। बीजापुर कर्नाटक आदिल शाह के दरबार में चले गए थे, कौन? शाहजी भोसले। इसका मतलब आपका फोकस बोर्ड पर नहीं है, और मैं एक एक चीज को कई कई बार रिपीट करती हूं। सिसोदिया कौन था? सिसोदिया एक वंश है, ठीक है, सिसोदिया एक वंश है, ठाकुरों का एक वंश माना जाता है सिसोदिया। अब यहां पे जन्म को लेकर मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि अगर मैं केवल 1627 लिखती तो आप 1630 लिखने लग जाते। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है आगे क्या होता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि इनके संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल टीचर रामदास जी थे। अब ये रामदास जी आखिर कौन है? रामदास जी आखिर कौन है? तो देखो, भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत, जिसमें एक रामदास जी थे, एक संत तुकाराम जी थे, एक एकनाथ व आपके वामन पंडित थे। जिनमें से रामदास जी ये आपके किससे जुड़े हुए थे? भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, भक्ति मूवमेंट से इनका संबंध था। और इनकी मुलाकात जब छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई तो शिवाजी महाराज ने इन्हें अपना स्पिरिचुअल टीचर यानी आध्यात्मिक गुरु बना लिया। अब मैम ये आध्यात्मिक गुरु क्या होता है, स्पिरिचुअल टीचर क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक गुरु जो होता है उसे हम कहते हैं जो हमें उन चीजों के बारे में बताता है जिन पर केवल हम विश्वास कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे ईश्वर। ईश्वर में हम केवल विश्वास रखते हैं। क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा, हमने नहीं देखा मैम। क्या आपने आत्मा को देखा है? नहीं देखा मैम। सोल को हमने नहीं देखा, लेकिन हम क्या करते हैं? तो हम मैम एक काम करते हैं कि हम केवल उनको सिर्फ उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते। मतलब वो फिजिकल नहीं होती, लेकिन हमारे विश्वास के आधार पर होती हैं। और ये दादाजी कोंडदेव कौन है? तो आपके शाहजी भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दोस्त भी थे, उनके संरक्षक के रूप में यहां पर उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जो ईश्वर और आत्मा के बारे में हमें ज्ञान देते हैं उसी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं, उसी को हम स्पिरिचुअल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन क्या था? एक मिनट रुक जाना, मैंने बीजापुर का शासक क्या लिखा है? हाँ, आदिल शाह। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन किसको कहते हैं? तो हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार। एक मिनट, भक्ति आंदोलन क्यों आया था? बच्चा पूछता है। भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट, आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य यानी मोटो ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है, मोटो ऑफ भक्ति मूवमेंट, इसका उद्देश्य क्या था? तो लिखिएगा, हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार। हिंदू धर्म, धर्म मतलब रिलीजन, हिंदू धर्म एवं एंड समाज में सुधार, रिफॉर्म इन सोसाइटी, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? रिफॉर्म इन सोसाइटी एंड हिंदू रिलीजन।
ठीक है, हिंदू रिलीजन, इनमें सुधार करना, उसके अलावा और क्या करना, तथा हिंदू एवं इस्लाम धर्म में समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। समन्वय स्थापित करना यानी आपके हिंदू रिलीजन में या फिर आपके हिंदू समाज में जो भी आपकी गलत चीजें हैं उनको रिफॉर्म करना। भक्ति क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, भक्ति का मतलब होता है ईश्वर की या जिसे भी आप मानते हैं उसकी भक्ति का मतलब सीधा होता है कि आपके भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम होता है। ठीक है, तो हमारी जो भक्ति होती है वो ईश्वर के प्रति कैसी होती है? तो आप कहोगे कि मैम हमारी जो भक्ति होती है वो ईश्वर के प्रति ऐसी होती है कि जिसमें हम लीन हो जाते हैं, जिसमें कई बार भक्त रोने लगते हैं, कई बार खुश होते हैं, कई बार नाचने लगते हैं। तो अपने अपने ईश्वर के प्रति अपना अपना प्रेम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। इसी भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी गलतियां हैं, जो भी गलत चीजें हैं, उनमें रिफॉर्म करना है और साथ साथ प्यारे बच्चे हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन को बनाना है, क्योंकि इनके बीच में एक गलत चीजें यहां पर उत्पन्न हो चुकी हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं, तो इन्हें हमें एक करना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो भक्ति आंदोलन आपको समझ आ गया। क्यों मैंने बताया? क्योंकि बेटा भक्ति आंदोलन यहां पे एक वर्ड आया था। ये गुरु रामदास जी जो थे प्यारे बच्चे, इनके बारे में अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु तो थे, लेकिन इसके साथ साथ प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण में प्रचारित भी किया था। अब गुरु रामदास जी की एक रचना है, इसका भी नाम लिख लीजिएगा। किस चीज की रचना की है? इन्होंने दास बोध। ठीक है, दास बोध की रचना इन्होंने की है। ये इनकी एक रचना है, ये आप ध्यान रखिएगा। दास बोध की रचना किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि मैम वो करने वाले हैं गुरु रामदास जी। ठीक है, आगे देखना बेटा। अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियां। तो शिवाजी महाराज की जब आप पत्नियों की बात करेंगे, शिवाजी वाइफ की बात करेंगे, तो कहा जाता है कि इन्होंने टोटल या कहा जाता है कि लगभग कुल 8 शादियां की थी। कितनी वाइफ थी इनकी? 8 पत्नियां थी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रही हूं। इन्होंने कितनी शादियां की थी? तो कहा जाता है कि इन्होंने 8 शादियां की थी। मैम इतनी शादियां क्यों की थी इन्होंने? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का उद्देश्य क्या था? आखिर इनके जीवन पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि आप बार बार बोल रही हैं कि इनकी माता के, इनके दादाजी की, इनके राम और इनके जो गुरुजी है रामदास जी, उनकी। ठीक है, तो आखिर क्या ऐसा उद्देश्य था? छत्रपति शिवाजी महाराज आखिर क्या करना चाहते थे? तो प्यारे बच्चे, छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य था, आप जानते हैं कि जिस समय की मैं बात कर रही हूं मुगल वंश का शासन चल रहा है और मुगल वंश का शासन चल रहा है और मैंने आपको बताया था, और अब इन चीजों को कोई भी धर्म से नहीं जोड़ेगा, ये मेरी ये पहले ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आपका धर्म बीच में आता है क्योंकि इतिहास में वो चीजें हुई हैं। मैं आपको केवल और केवल क्या बता रही हूं? वो चीजें बता रही हूं जो इतिहास में घटित हुई हैं। इसमें मैंने इतिहास नहीं लिखा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू स्वतंत्र राज्य की घोषणा, मतलब एक हिंदू को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जब यहां पर मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था तो यहां पे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें जबरदस्ती इस्लाम
इस्लाम धर्म को कबूल करवाया गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया था कि मुझे किसी भी तरीके से स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य को भारत में स्थापित करना है, ये उनका उद्देश्य था। और इसकी शिक्षा उन्हें सबसे ज्यादा किससे मिली थी? गुरु रामदास जी से मिली थी, और कह सकते हैं कि दादाजी कोंडदेव से मिली थी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 पत्नियां, जिनमें से एक का नाम है साईबाई और इनसे पुत्र पैदा हुए थे संभाजी, एक है सोयराबाई और एक है पुतलीबाई। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब इतनी शादियां क्यों की थी मैम इन्होंने? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना था कि अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री का संबंध मुझसे करना चाहता है तो मैं उस शादी को जरूर करूंगा। मैं सारे मराठाओं को एक छत के नीचे लाना चाहता हूं और उसके लिए अगर मुझे वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे तो वो भी मैं करूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का कहना था। और मैं बता चुकी हूं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे आगे सुनिए। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, प्यारे बच्चे 2 बार इनका राज्याभिषेक आपको देखने के लिए मिलता है। और 2 बार यहां पे आपका जो राज्याभिषेक है वो क्या है? तो 2 बार राज्याभिषेक इनका हुआ था। और राज्याभिषेक किस जगह पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था प्यारे बच्चे। और मैं आपको बता दूं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहां पे राज्याभिषेक हो रहा है, जब उनका यहां पे राज्याभिषेक किया जा रहा है तो यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज से यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक की तैयारी हुई और ये बात जब मुगल साम्राज्य के अंदर गई तो मुगल साम्राज्य से ये खबर आई कि अगर केवल महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को छोड़कर अगर किसी भी विद्वान पंडित ने जाकर उनका राज्याभिषेक किया तो उसे मार दिया जाएगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने, कहा जाता है कि जब इस तरह की घोषणा सुनी तो उन्होंने कहा कि अब मेरा राज्याभिषेक करने के लिए बाहर से ही आएगा, ऐसी जगह से पंडित आएगा जो कि आपके मुगलों के अधीन आता था जो क्षेत्र। तो कहा जाता है कि गंगा भट्ट जी ने यहां पे इनका राज्याभिषेक किया था। और ये कौन थे? तो प्यारे बच्चे काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। और काशी किसके अधीन आता था? मुगलों के अधीन आता था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे प्यारे बच्चे, इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। और इनका पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। और ये जो राज्याभिषेक गंगा भट्ट जी ने करवाया था ये किस विधि से हुआ था? तो आप कहोगे वैदिक विधि से हुआ था। वैदिक विधि के साथ इनका ये राज्याभिषेक कराया गया। और यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर मुगल साम्राज्य के उसमें अधीन तो कभी हो ही नहीं सकते, मुगल साम्राज्य के शासन के समय ही करूंगा। तो कहां से आए थे ये? काशी से आए थे। और काशी उस समय किसके उसमें था? अधीन था, तो मुगलों के अधीन था। वहीं से बुलाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज को। अब ये जो शिवाजी महाराज हैं इनको छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? इनको छत्रपति किसने कहा था? तो बेटा जनता ने कहा था। वो जनता जो इनके राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए आई थी उसी जनता में उनको क्या कहा? छत्रपति कहा। तो इस सबसे इन्हें कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनका प्यारे बच्चे राज्याभिषेक हुआ वैदिक विधि के साथ में। फिर एक है इनका निश्चलपुरी गोस्वामी जी ने किया है। और निश्चलपुरी गोस्वामी जी ने आपका प्यारे बच्चे ये कहां के थे? कांची के। ये कहां के थे? कांची के थे। और ये राज्याभिषेक इनका तांत्रिक विधि के साथ हुआ है, तांत्रिक मेथड के साथ हुआ है। और ये राज्याभिषेक आपको ध्यान रखना है कि ये भी 1674 में ही हुआ है। ये आपका इनका दूसरा राज्याभिषेक जो इनकी माता की मृत्यु के बाद किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं आपको ये लिखा मिलेगा 4 अक्टूबर 1674 और कहीं आपको लिखा मिलेगा 24 सितंबर 1674। मैम हम कौन से को सही माने? तो आप मानोगे 24 सितंबर 1674 को। ठीक है आदर्श शुक्ला जी, आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप के आंसर करती हूं आपका जो है
एक टाइम में सारे बच्चों का। अगर आप सोचो कि रात में हम मैसेज कर रहे हो, रात में ही हम आपको आंसर करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता और बच्चे देख भी नहीं पाते। अब मैं फ्री होंगी 4 बजे के बाद, फिर मैं आपके सारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के होंगे उन सबका आंसर करूंगी। ठीक है। दूसरा राज्यभिषेक बेटा, इनकी माता की मृत्यु हुई, उसके बाद हुआ था। निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक मेथड के साथ प्यारे बच्चे किया था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, समय छोड़ दीजिए अब उस बात को बेटा। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये आपको प्यारे बच्चे ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्यारे बच्चे अभियान किया। और देखो, अगर आप इनके अभियान को पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के, एक मिनट पहले हम इसको हटा देते हैं, मुझे थोड़ा लिखने के लिए जगह चाहिए। इसको हम बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगी, अभी मुझे प्लेन स्लाइड चाहिए, इसलिए मैं इसको यहां से हटा रही हूं। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा मेरी बात को। छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या है, अभियान, मतलब उनके जो कैंपेन है। अब इस कैंपेन में वो सबसे पहला कैंपेन पता है किसके खिलाफ करेंगे? तो आप कहोगे कि मैम उन्होंने क्या किया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत की, ठीक है, वो किसमें की थी बताओ? कौन सा किला जीता था? अगर मैं आपसे बोलूं छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जल्दी से मुझे कोई कमेंट बॉक्स बता सकता है? तो प्यारे बच्चे 1654 में इन्होंने सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तानाजी कौन थे? अरे तानाजी की भी बात करेंगे, सॉरी 1646 करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है क्या पहले हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है वैसे यहां पे, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देती हूं हैंड राइटिंग में, इसको काट के लिखेंगे 1646। तो 1646 में प्यारे बच्चे इन्होंने सबसे पहले तोरण का किला जीता, तोरण का किला जीता। अब देखना, यहां पर ध्यान से सुनना। अब ये जो तोरण का किला इन्होंने जीता, ये किसके अधीन था? अधीन किसके था? तो आपको पता है, आदिल शाह के अधीन था। कौन है आदिल शाह? कहानी घूम रही है। आदिल शाह मैम यही तो है, बीजापुर का शासक, बीजापुर कर्नाटक का शासक है ये, बीजापुर कर्नाटक का शासक। और इसी के अधीन था तोरण का किला, और इसी के यहां कौन काम कर रहा है? शाहजी भोसले। कौन काम कर रहा है? शाहजी भोसले काम कर रहे हैं मैम। और ये जो तोरण का किला जब यहाँ पे किसके अधीन है? आदिल शाह। किसने जीता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही ये किला जीता तो आदिल शाह ने क्या किया? आदिल शाह ने शाहजी भोसले को, शाहजी भोसले को कैद कर लिया। अब जैसे ही ये बात पता चली छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज गए अंग्रेजों के पास में और कहा कि अगर आदिल शाह ने मेरे पिताजी को यहां पर नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपका सबसे पहले यहां पर अंग्रेजों के साथ मिलकर इसको आदिल शाह को हटाऊंगा। अब जैसे ये बात आदिल शाह को पता चली, आदिल शाह डर गया और तुरंत उसने शाहजी भोसले को छोड़ दिया कि कैद नहीं कर सकते तुम मेरे पिताजी को। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता है। पहली जीत इनकी यहाँ पर ये लिखी हुई है। तोरण का किला अपने अधीन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में हम इसके आगे की कहानी, तोरण के किला के बाद की कहानी आगे की तरफ हम सुनेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सिंहगढ़ का किला जीता था इन्होंने, उसके बारे में भी बेटा मैं बात करूंगी। तोरण का किला इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तोरण का किला जीता छत्रपति शिवाजी महाराज ने, किसके अधीन था? आदिल शाह के। जैसे ही जीता, शाहजी भोसले को कैद कर लिया। शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं बीजापुर के शासक के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दूंगा। बीजापुर का शासक डर गया और उसने तुरंत शिवाजी महाराज को क्या कर दिया, यहाँ सॉरी शाहजी भोसले को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब बेटा कल मैं आपको बताऊंगी कि इनकी और जीत क्या थी और तोरण के किला जीतने से पहले इन्होंने क्या क्या जीता था या नहीं जीता था, ये सब की बातें मैं आपसे करूंगी कल की क्लास के अंदर। लेकिन कल हाँ, आप जैसा कि जानते हैं, मैम आप हंस क्यों रही हो? आपके कमेंट्स पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उन पर हंस रही हूं। अब सुनिए बेटा, कल आपकी जो क्लास होगी वो हो भी सकती है और नहीं भी। मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल बेटा जीडी का सम्मान समारोह है और उसमें अगर टाइम लगा तो क्लास नहीं होगी, और अगर टाइम से पहले ही वहां पे चीजें खत्म होगी तो मैं आपकी क्लास ले लूंगी। तो उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के लिए। और एक्स्ट्रा जो आपकी छुट्टी हुई है जैसे मंडे की, और कल जो छुट्टी होगी उसको मैं कंप्लीट करूंगी सैटरडे एंड संडे में। आपकी क्लास अब मिस नहीं होंगी, और संडे को मैं अब एक्स्ट्रा क्लास भी लगाकर आपका सिलेबस जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।